जो हम कई बार ऐसा सुनते हैं कि हमारे किसी फला फला को जानने वाले को कुछ हार्ट अटैक हो गया, किसी को ब्रेन स्ट्रोक हो गया, किसी को किसी तरह का और प्रॉब्लम हो गया, किसी को कार्डियक अरेस्ट हो गया, कोई सोया रह गया, कोई खेलते हुए चला गया। तो वजह तो यही है, राइट टाइम पे, राइट पेशेंट पे, राइट टेस्ट होना इज मोर इम्पोर्टेंट। जैसे आपने कहा आपकी गाड़ी को सर्विस की जरूरत है बिफोर इट ब्रेक्स डाउन, तो आपको रूटीन हेल्थ चेकअप का मतलब ही यही है कि आप अपना हेल्थ चेक तब कराते हैं जब आप हेल्दी हैं। अनफॉर्चुनेटली उस फेज में वुमेन को कोई समझ नहीं पा रहा है, उसकी इतनी लायबिलिटीज होती हैं, बच्चा, फैमिली, अपना वर्क कमिटमेंट, पेरेंट्स, इन लॉज, उस सब चीज से वुमेन जो है उसके अराउंड घिरी होती है एंड नोबडी अंडरस्टैंड्स वुमेन एट दैट टाइम। फोन करके उनको बुलाते हैं, ब्लड सैंपल देते हैं और टेस्ट हो गए, उसकी रिपोर्ट देखते हैं, अच्छा ये ठीक है, ये ठीक है। तो जब हम ठीक लग रहे हैं तो हमें फिर डॉक्टर के पास आने की जरूरत है या नहीं है? मोस्ट ऑफ द डिजीजेस, जैसे मैं बात करूं ब्लड प्रेशर की, डायबिटीज की, कोलेस्ट्रॉल, इवन कैंसर, ये सारी डिजीजेस बहुत साइलेंट होती हैं, ये आपको पता ही नहीं चलेगा। हम लोगों का नेचर ही ऐसा है कि हम लोग कहते हैं कि जब तक प्रॉब्लम नहीं होती तब तक डॉक्टर के पास जाना नहीं। ईसीजी की जरूरत है या नहीं है, एको करना है, स्ट्रेस टेस्ट करना है, ये सारी चीजें उस हेल्थ पैकेज का पार्ट नहीं होती है। मतलब ये है कि स्ट्रेस इतना पार्ट ऑफ आवर डेली साइकिल है, कभी वर्क प्रेशर है, कभी फैमिली प्रेशर है, कभी इमोशनल प्रेशर है, बच्चों में स्कूल का अलग प्रेशर है, तो डिफरेंट फॉर्म में ये स्ट्रेस फैक्टर कंटिन्यूअसली है, ये कभी स्टॉप ही नहीं हो रहा है। स्ट्रेस को कोप अप करने का सोल्यूशन पिल नहीं है, यू कैन नॉट पॉप अप अ पिल टू कोप अप योर स्ट्रेस। केसेस ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो है, यूटीआई जिसको कहते हैं, बहुत सिग्निफिकेंटली हाई है इवन इन मेन दीज डेज। जितना जरूरी या जितना ध्यान आपको अपने बच्चे का रखने की जरूरत है जब वो टीन एज में जा रहा होता है, उतना ही ज्यादा ध्यान वुमेन की रखने की जरूरत है व्हेन शी इज एंटरिंग इनटू अ मेनोपॉज और पेरीमेनोपॉजल फेज। Young people can still cope up with it, लेकिन आफ्टर अ सर्टेन एज इसके क्रॉनिक जो इम्पैक्ट्स हैं वो अपना फुटप्रिंट्स छोड़ के ही जाते हैं। आज का ये एपिसोड स्पॉन्सर किया है ऑर्बिट डायग्नोस्टिक्स ने। ऑर्बिट डायग्नोस्टिक दिल्ली एनसीआर का ट्रस्टेड डायग्नोस्टिक नेटवर्क है जो 2004 से हेल्थ केयर में एक्सीलेंस डिलीवर कर रहा है। 14 ब्रांचेस, एडवांस सीटी स्कैन एंड एमआरआई इक्विपमेंट्स, और हाँ, यहाँ हर तरह के टेस्ट किए जाते हैं, वो भी अफोर्डेबल प्राइसेस में। ऑर्बिट डायग्नोस्टिक्स के NABL और NABH सर्टिफाइड लैब्स आपको देते हैं एक्यूरेट और रिलायबल रिपोर्ट्स। ऑर्बिट डायग्नोस्टिक्स, वेयर एक्यूरेसी मीट्स ट्रस्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमन आज फिर हाजिर हूं आपके सामने एक नया पॉडकास्ट लेके, जो कि है डॉक्टर रेशमा सिंह, जो कंसल्टेंट फिजिशियन है। तो आपके पास एक्टिवा, बाइक, गाड़ी घर में कुछ तो यूज करते होंगे और उसका सर्विसिंग भी करवाते होंगे हर टाइम पे, कुछ किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर, 5,000 किलोमीटर, 3,000 किलोमीटर के आसपास में। मगर क्या आप अपनी सेहत का यानी कि अपना खुद का सर्विसेज करवाते हैं? सर्विस बोले तो हेल्थ चेकअप। और आज हम इसी पे बात करने वाले हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर रेशमा सिंह। डॉक्टर साहब, तो आप हमें थोड़ा बताइए हेल्थ चेकअप्स के बारे में। जैसे आपने बात कही, पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आप कब अपने डॉक्टर को विजिट करे हैं जब आप अनवेल नहीं रहे हैं? When have you visited your doctor when you were completely healthy? तो डॉक्टर साहब, आपने तो मुझे ही उल्टा पकड़ लिया। तो बात तो सही है, जब तक मैं हेल्दी रहता हूं तो मैं अपना चेकअप नहीं करवाता हूं, और बहुत उम्मीद यही है कि आप भी नहीं करवाते हैं। तो डॉक्टर साहब, ये गलती है हमारी या हम ठीक हैं इसमें? नो, जैसे आपने कहा आपकी गाड़ी को सर्विस की जरूरत है बिफोर इट ब्रेक्स डाउन, तो आपको रूटीन हेल्थ चेकअप का मतलब ही यही है कि आप अपना हेल्थ चेक तब कराते हैं जब आप हेल्दी हैं, ताकि डिजीज होने से पहले डायग्नोज हो सके। मतलब कोई चीज, कोई पैरामीटर गड़बड़ हो, इससे पहले हम उसको पकड़ लें, टू अवॉइड कॉम्प्लिकेशंस। सो दैट इज व्हाट अ रूटीन हेल्थ चेकअप इज। इट इज अ रूटीन सर्विस ऑफ योर बॉडी। तो उसके लिए जरूरत क्या होती है जब हम ठीक हैं, एकदम से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम ठीक उठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, चल रहे हैं, बुखार भी कुछ भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है,
तो उसमें फिर क्या जरूरत रहती है? सो बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपकी एज, आपका प्रीवियस हिस्ट्री क्या है, आपकी फैमिली हिस्ट्री क्या है। मोस्ट ऑफ द डिजीजेस, जैसे मैं बात करूं ब्लड प्रेशर की, डायबिटीज की, कोलेस्ट्रॉल, इवन कैंसर, ये सारी डिजीजेस बहुत साइलेंट होती हैं, ये आपको पता ही नहीं चलेगा। इट इज नॉर्मल टू फाइंड अ बीपी पेशेंट विद 180, 85, 90 के अराउंड आराम से ओपीडी में चल के आएगा किसी और कारण से। उनको सिम्टम्स हो रहे होंगे, जैसे रात में नींद खुल जाती है, पसीना बहुत आता है, बट दे आर नॉट एट्रीब्यूटिंग इट टू हाई बीपी। बट सिम्टम्स कब आएंगे? जब ऑर्गन डैमेज हो जाएगा। तो जब किडनी में सिम्टम डैमेज होना शुरू हो जाएगा या जब हार्ट इन्वॉल्व हो जाएगा, दैट इज द टाइम दे विल शो अप विद सिम्टम्स, और तब वो हमारे पास आएंगे। बट दैट टाइम ऑर्गन का डैमेज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका होगा। सो दैट इज नॉट प्रिवेंशन, नाउ वी आर मैनेजिंग। तो उसके साथ क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो आपकी कॉम्प्रोमाइज हो ही जाएगी। सो दैट इज द आइडिया ऑफ रूटीन हेल्थ चेकअप, कि डिजीज होने से पहले उसको हम वी कैन कैच होल्ड ऑफ इट बिफोर द डिजीज कैचेस यू। सो दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू व्हेन वी डू अ रूटीन हेल्थ चेकअप। डॉक्टर साहब, लोगों को ऐसे लगता है कि अगर हम बिना किसी प्रॉब्लम के डॉक्टर्स के पास जाएंगे तो वो हमें अननेसेसरीली टेस्ट बोल देंगे, बिना वजह के हम अपने टेस्ट करवाएं। जब हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो हम क्यों करवाएं? और जो दूसरी बात आप जो कह रहे हैं कि हाँ वो रूटीन चेकअप बड़ा जरूरी है, तो इसमें क्या होता है, हेल्थ पैकेजेस मिलते हैं, अलग अलग कंपनीज अलग अलग हेल्थ पैकेजेस देती हैं। तो बड़े सारे लोग, हम लोग भी ऐसे ही करते हैं कि अपना फोन करके उनको बुलाते हैं, ब्लड सैंपल देते हैं और टेस्ट हो गए, उसकी रिपोर्ट देखते हैं, अच्छा ये ठीक है ये ठीक है। तो जब हम ठीक लग रहे हैं तो हमें फिर डॉक्टर के पास आने की जरूरत है या नहीं है? अब इस सवाल का जवाब देने से पहले लेट मी एक्सप्लेन कि एक गुड रूटीन हेल्थ चेकअप के पार्ट्स क्या क्या होते हैं। इसकी प्रॉपर गाइडलाइंस है, ये आई एम नॉट सेइंग रैंडमली। सबसे पहले होता है फिजिकल एग्जामिनेशन, जो आपके डॉक्टर करते हैं, जिसमें आपका हाइट, वेट, आपका बीएमआई, आपका ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, आपके ओवरऑल असेसमेंट, आपका स्लीप पैटर्न, आपकी डाइट, आपका स्ट्रेस लेवल, एवरीथिंग इज बीइंग हर्ड अबाउट। तो ये आप जो आप कह रहे हैं ना हेल्थ पैकेज ले लिए और उससे हो गया, दिस इज व्हाट मिसेस देयर। उसके बाद आते हैं ब्लड टेस्ट, जो नॉर्मली हेल्थ पैकेजेस में मिलता है, जिसमें सीबीसी, किडनी फंक्शन, लिवर फंक्शन, लिपिड, शुगर, थायराइड, ये सारी चीजें की जाती हैं। इन एडिशन टू दिस अगर मैं बोलूं तो हार्ट इवैल्यूएशन, ईसीजी की जरूरत है या नहीं है, एको करना है, स्ट्रेस टेस्ट करना है, ये सारी चीजें उस हेल्थ पैकेज का पार्ट नहीं होती हैं। इसके बाद स्क्रीनिंग, अगर मैं बोलूं वुमेन है, उसको मैमोग्राफी की जरूरत है, उसको पैप स्मेयर करना है या नहीं करना है, कोलोनोस्कोपी करने की जरूरत है या नहीं है, these all are the factors that are decided by your doctor। आप कोई भी हेल्थ पैकेज ले लेंगे, आप यू आर राइट, ये मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है। पेशेंट अज्यूम करता है मैंने ब्लड टेस्ट करा लिया, ये सारी चीजें ठीक है, मैंने हर दैट इज व्हाट आई हैव टू डू, आई एम परफेक्टली फाइन। बट यही सारी चीजें उसमें बीपी किसी ने देखा ही नहीं, साइलेंट है, वो चलता आ रहा है। मेरे साथ बहुत बार ऐसा होता है, बीपी ऐसे पेशेंट वॉक्स इन विद हाई बीपी, पता ही नहीं है कंपोनेंट, जब हम टेस्ट करते हैं क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, स्ट्रोक के साथ आ गया या किडनी डैमेज हो गई उसके बाद आ गया। सो दैट इज समथिंग, क्योंकि वो किसी ने उस रिपोर्ट को रीड ही नहीं किया उसके लिए, देयर इज नो वन हु हैज समड अप दोस रिपोर्ट्स फॉर हिम। सो दैट्स द रीजन वो कॉम्प्लिकेशंस के साथ लैंड अप हो जाते हैं। सो इवन दो यू हैव डन अ टेस्ट, जो आपको मेंटल सेटिस्फैक्शन है इस बात का कि मैंने ब्लड टेस्ट कर लिया है, बट हिडन चीजें हैव नॉट बीन रेड फॉर यू। तो डॉक्टर साहब, इसके लिए आप ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहते हो? रूटीन हेल्थ चेक, रूटीन ब्लड टेस्ट सेम नहीं है। रूटीन हेल्थ चेक का इंपॉर्टेंट पार्ट है आप अपने डॉक्टर को मिले। हर ब्लड टेस्ट हर पेशेंट के लिए सेम ब्लड टेस्ट नहीं होता है। आपकी एज के हिसाब से, आपकी हिस्ट्री के हिसाब से, आपके रिस्क फैक्टर्स एसोसिएटेड हैं, उसके हिसाब से आपके ब्लड टेस्ट डिसाइड किए जाते हैं। सो डोंट जस्ट रिलाई ऑन दोज हेल्थ पैकेजेस, see your doctor and then get yourself tested। बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्टर साहब ये बात है आपकी कि मैक्सिमम हम लोग यही मिस्टेक करते हैं और कहीं ना कहीं उसका नुकसान हमें झेलना ही पड़ता है। वो बाद में पता चलता है, पहले नहीं पता चलता है इसके बारे में। तो बस हम लोगों को एक जनरली, हम जो इंडियन लोग कह सकते हैं खुद को, या हम एक नॉर्थ इंडियन लोग कह सकते हैं कि हम लोगों को एक
हम लोगों का नेचर ही ऐसा है कि हम लोग कहते हैं कि जब तक प्रॉब्लम नहीं होती तब तक डॉक्टर के पास जाना नहीं है, और डॉक्टर के पास जाना हमें लगता है कि हमारे लिए अच्छा नहीं है, जबकि वो रेगुलर डॉक्टर के पास जाना और मिलना और कंसल्टेशन लेना बहुत ही ज़रूरी है। और यही गलती हम करते हैं जिसका हम लोग भुगतान भी करते हैं। जो हम कई बार ऐसा सुनते हैं कि हमारे किसी फला फला को जानने वाले को कुछ हार्ट अटैक हो गया, किसी को ब्रेन स्ट्रोक हो गया, किसी को किसी तरह का और प्रॉब्लम हो गया, किसी को कार्डियक अरेस्ट हो गया, कोई सोया 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 रह गया, कोई खेलते हुए चला गया। तो वजह तो यही है, तो ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है इसके लिए। जी डॉक्टर साहब, इसके आगे आप इसी के बारे में कुछ और बताना चाहेंगे? सो अगर मैं अब बोलूँ हेल्थ चेकअप्स विद एज के हिसाब से अगर डिफाइन करने की कोशिश करूँ, सो इफ यू आर, अब कितना फ्रीक्वेंटली कराना चाहिए, क्या टेस्ट कराने चाहिए, क्या टेस्ट इज समथिंग दैट आई कैन नॉट जनरलाइज, क्योंकि वो डिफरेंट आपकी फिजिक क्या है, बॉडी वेट क्या है, फैमिली हिस्ट्री क्या है, कोई और रिस्क फैक्टर्स एसोसिएटेड तो नहीं है, वो फिर यू हैव टू सी योर डॉक्टर टू एक्चुअली डिसाइड कि क्या टेस्ट करने चाहिए। बट अगर मैं फ्रीक्वेंसी ऑफ टेस्ट की बात करूं, तो जो यंग है, मतलब 20 to 30 ईयर्स वाले एज, आइडियली हम उनमें 2 to 3 ईयर्स में भी टेस्ट दें। अगर कोई रिस्क फैक्टर एसोसिएटेड है देन दैट माइट बी अ डिफरेंट फैक्टर। ओवर 40 ईयर्स अगर हो जाए तो वी से एनुअली करना चाहिए, एवरी ईयर, बिकॉज चांसेस ऑफ डेवलपिंग बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल डिरेंजमेंट, ये सारा इंक्रीज हो जाता है विद एडवांसिंग एज। अगर वुमेन है तो ऑफ कोर्स फिर स्क्रीनिंग, जैसे हम बोलते हैं पैप्स में शुड बी डन एवरी 3 ईयर्स। मैमोग्राफी आफ्टर 40 है अगर तो एवरी ईयर एनुअली वी डू इट। कॉलोनोस्कोपी डिपेंडिंग अपॉन फैमिली हिस्ट्री, अगर है 40 प्लस वी डिसाइड ऑन दैट। अगर कोई नोन क्रॉनिक डिजीज है, ऑलरेडी डायग्नोज्ड है, तो डिपेंडिंग अपॉन आपकी सिचुएशन, आपको जब डोज टाइट्रेट करनी होती है, जब हम किसी चीज पे वी स्टार्ट यू ऑन मेडिकेशन, तो हम थोड़ा फ्रीक्वेंटली बुलाते हैं आपको टू जस्ट एडजस्ट योर बॉडी टू दैट मेडिसिन। उसके बाद डिपेंडिंग 3 months 6 months, यस, अगर ओवर 65 हो जाते हैं तो द फ्रीक्वेंसी ऑफ सीइंग योर डॉक्टर शुड बी हाई, मतलब ऑलमोस्ट 3 months वी कॉल द पेशेंट, क्योंकि फिर कोई, मतलब वी आर जस्ट ट्राइंग टू कैच द डिजीज before the disease catches you. That is what I'm trying to say through it. तो मतलब ये है कि हमें डॉक्टर के पास जाने से डरना नहीं चाहिए, बीमारी होने से डरना चाहिए। Yes, that is what. तो हम लोग उल्टा करते हैं ना, हम तो डॉक्टर के पास जाने से डरते हैं, सब लोग डरते हैं इस चीज से। नहीं, it is because right time पे, right patient पे, right test होना is more important. कुछ भी किसी पे भी सारे टेस्ट कर रहे हैं इज पर्पसलेस, मतलब मेरा कोई एम नहीं है, देन जो आप टेस्ट करा रहे हैं इट इज समथिंग जो फिर आप जैसे करा रहे हैं दैट इज ओके, बट इफ यू हैव टू गेट इट टू फाइंड द मीनिंगफुल आउटकम ऑफ इट, देन यू शुड सी अ डॉक्टर एंड देन गेट योरसेल्फ टेस्टेड। इससे हमारे पैसे भी बचेंगे और हम सही डायरेक्शन में अपना डिसीजन भी ले पाएंगे कि हमारी हेल्थ कुछ प्रॉब्लम है या नहीं। नहीं तो वही है, इतनी बड़ी लिस्ट 4 पेज के टेस्ट होते हैं, पता भी नहीं होता कौन कौन सा टेस्ट है, मगर वो करवा लेते हैं एक पैकेज की वजह से। पैकेज अगर डॉक्टर बताते हैं तभी करवाना है, अदरवाइज अपनी मर्जी से तो कुछ भी कर ले। तो डॉक्टर साहब, बात करते हैं स्ट्रेस और डायबिटीज, है ना। डायबिटीज और स्ट्रेस ऐसी चीजें हैं जो एक कॉम्बिनेशन बनता जा रहा है। हम देख रहे हैं कि 20 से कम उम्र की जो लोग हैं उनमें भी डायबिटिक के साइन नजर आ रहे हैं, और बच्चों में स्ट्रेस बढ़ रहा है। कुछ इसके बारे में बताइए कि आप जो फेस कर रहे हैं डेली क्लिनिक में, जो आपके पास पेशेंट्स आते हैं, उससे आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं और क्या आप हमें बताना चाहेंगे हमारी ऑडियंस के लिए? तो स्ट्रेस और शुगर के बिहाइंड देयर इज अ साइंस, मतलब ऐसा नहीं है कि ये रैंडम हो रहा है। सो नॉर्मल क्या होता है, जब भी आपको किसी भी तरह का कोई स्ट्रेस होता है, आपकी बॉडी उसके रिस्पॉन्स में कॉर्टिसोल सिक्रीट करती है। ये कॉर्टिसोल आपके ब्लड शुगर्स को बढ़ाता है, आपके ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है। इट हेल्प्स यू फेस द फियर, जिस भी चीज के कारण आपको स्ट्रेस हो रहा है वो आपको उसको फेस करने में हेल्प करता है। बट अब आज के टाइम में इतना लाइफस्टाइल ऐसा कि स्ट्रेस फैक्टर जो है वो कंटिन्यूअस है। ऐसा नहीं है कि आपको ट्रांजिएंटली किसी चीज के कारण स्ट्रेस हुआ कि आपकी बॉडी ने, दैट्स अ मैकेनिज्म, आपकी बॉडी हेल्प करती है आपको स्ट्रेस से फाइट करने में बाय सिक्रीटिंग कॉर्टिसोल। बट अब प्रॉब्लम ये है कि स्ट्रेस इतना
पार्ट ऑफ हर डेली साइकिल है। कभी वर्क प्रेशर है, कभी फैमिली प्रेशर है, कभी इमोशनल प्रेशर है, बच्चों में स्कूल का अलग प्रेशर है। सो डिफरेंट फॉर्म में ये स्ट्रेस फैक्टर कंटिन्यूअसली है, ये कभी स्टॉप ही नहीं हो रहा है। एज अ रिजल्ट क्या होता है, वो कॉर्टिसोल स्ट्रेस शुगर, ये एक साइकिल है जो चलता जा रहा है, क्योंकि कॉर्टिसोल कभी नॉर्मल आ ही नहीं पा रहा है। सो अगर ट्रांजिएंट होता है, कॉर्टिसोल नॉर्मल आ जाता है, यू आर ऑफ। यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ही कॉर्टिसोल लेवल इंक्रीज होता है, शुगर बढ़ता है, शुगर बढ़ती है, आपकी क्रेविंग फॉर शुगर इंक्रीज हो जाती है। सो यू स्टार्ट अगेन ईटिंग मोर। आप फिर यू स्टार्ट ईटिंग, यू गेन वेट अगेन, यू बिकम ओबीज, you are again prone to BP, sugar again। जैसे ही ये शुगर लेवल फॉल करता है, आपको हो जाते हैं मूड स्विंग्स। सो व्हाट नाउ हैपेंस, आप इरिटेबल होने लग जाते हैं, आप एनर्जी को लैक करने लग जाते हैं। जैसे ही ये कॉर्टिसोल लेवल के कारण फॉल ड्रॉप करता है या शुगर लेवल फॉल करता है, क्योंकि आपकी बॉडी इज यूज्ड टू दिस हाई शुगर लेवल ऑल थ्रू आउट। सो फिर ये होने लग जाता है मूड स्विंग्स। तो जो लोग कहते हैं कि स्ट्रेस में मेरे को शुगर खाने से आई फील कंफर्टेबल, actually you are feeding the stress, you are not sweetening your stress, you are feeding your stress। आप शुगर खा रहे हैं, उससे फर्दर आप स्ट्रेस इंक्रीज कर रहे हैं, कॉर्टिसोल उससे फर्दर इंक्रीज हो रहा है। तो ये एक के बाद एक ये चलता जा रहा है, साइकिल के अंदर आप घूमते जा रहे हैं, लैंडिंग अप इनटू अगेन अ कंडीशन लाइक डायबिटीज, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन। सो अगर आपको स्ट्रेस को ब्रेक करना है, तो स्ट्रेस शुगर साइकिल को ब्रेक करने की जरूरत है। स्ट्रेस शुगर साइकिल, अब इसके बारे में बताइए कि इसको ब्रेक कैसे कर सकते हैं। सो स्ट्रेस को कोप अप करने का, मैं ये बोलूं, स्ट्रेस नहीं लेना है आज के टाइम में, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि मत लीजिए, प्रेशर मत करिए, यू हैव टू बी स्मार्ट। स्ट्रेस को कोप अप करने का सोल्यूशन पिल नहीं है। यू कैन नॉट पॉप अप अ पिल टू कोप अप योर स्ट्रेस। स्ट्रेस को कोप अप करना है तो अच्छी हैबिट्स को अडॉप्ट करना है। सबसे इंपॉर्टेंट है स्लीप प्रायोरिटाइजेशन। सोना 6 to 7 hours, I would say 7 to 8 hours ideally, 6 घंटे तो definitely is very important to reset your mind for the next day। अपनी बॉडी के कॉर्टिसोल लेवल्स लो जाना, मेलाटोनिन बढ़ना, ये सारी चीजें स्ट्रेस को डाउन करने में हेल्प करेगी, विच इज हेल्प्ड बाय गुड स्लीप पैटर्न। तो स्लीप को प्रायोरिटाइज करें, पहला। दूसरा, माइंडफुली खाएं, अच्छा खाएं, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फाइबर को इंक्रीज करें अपने डाइट में। किसी भी स्टिमुलेटिंग फैक्टर जैसे कैफीन, एनर्जी ड्रिंक्स, ये सारी चीजें आपके हार्ट रेट को इंक्रीज करती हैं, एंजाइटी लेवल को बढ़ाती हैं। ये स्ट्रेस को कोप अप करने में बिल्कुल हेल्प नहीं करती हैं, ये इनडायरेक्ट डैमेज कर रही हैं जो आपको पता ही नहीं चल रहा है। एक्सरसाइज करना, जो हम कहते हैं जो स्ट्रेस को कोप अप करने के लिए जो हम मेडिसिन देते हैं, ये एग्जैक्टली करती क्या है, ये आपके बॉडी में हैप्पी हॉर्मोन्स, जिसको हम कहते हैं सेरोटोनिन, डोपामीन, इसको इंक्रीज करने में हेल्प करती हैं। इनको नेचुरल वे क्या है अपने बॉडी में प्रोड्यूस करने का, एक्सरसाइज। सो एटलीस्ट 150 मिनट्स इन अ वीक। इसको अगर प्रैक्टिकली मैं डिवाइड करूं तो अगर आप 4 दिन भी हफ्ते में आधे घंटे के लिए एक्सरसाइज करते हैं, दैट इज गुड इनफ टू कीप यू डिस्ट्रेस्ड। इन एडिशन टू दिस, आजकल वी डू रिकमेंड कि थोड़ा मसल स्ट्रेंथनिंग भी करें, दैट इज गुड फॉर योर ओवरऑल हेल्थ। इसके अलावा टॉक इट आउट, सोशलाइज, फ्रेंड्स, फैमिली, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपको वेंट आउट करने में हेल्प करती हैं। बहुत ही बढ़िया डॉक्टर साहब, आपने इतना आसान तरीके से इस चीज को बताया हमें कि मेरे ख्याल में हर किसी को, सुनने वाले को इस चीज की समझ आ जाएगी। और ये बात बिल्कुल सही है कि मसल स्ट्रेंथन करना बहुत जरूरी है, और स्पेशली वुमेन्स में हमारे यहाँ पर इसको बिल्कुल इग्नोर ही कर दिया जाता है कि ठीक है, घर के काम कर लिए हैं, दूसरी चीजें कर ली हैं, मगर वो जो मसल स्ट्रेंथन है वो तो है ही नहीं, बहुत कम है। आजकल कुछ लोग फिर भी जिम जा रहे हैं या चलो घर में कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं या योगा कर रहे हैं, मगर परसेंटेज बहुत कम है। तो ये तो फैक्टर्स हैं। तो वो जब वही नहीं होगा तो डोपामाइन ही नहीं बनेगा तो खुशी नहीं आएगी तो स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस लेना नहीं था, तो इसका ध्यान रखना जरूरी है। तो डॉक्टर साहब, अब आप हमारे भी थोड़ी स्ट्रेस रिलीज कीजिए। ये बताइए कि जो लोग नाइट शिफ्ट में जॉब्स कर रहे हैं, मैक्सिमम आईटी सेक्टर वाले लोग जो हैं, वो
आप ये ले लीजिए कि सुबह सोते हैं और दिन में कितनी नींद पूरी मतलब हो सकती है, ये हम सब समझ सकते हैं। रेगुलर तो स्लीप नहीं होता एक रात वाला, मगर वो रात को जगने की आदत, रात को काम करने की हैबिट, स्ट्रेस भी बढ़ता है उससे। इससे हमें ओवरकम कैसे करना चाहिए, इससे कैसे बच सकते हैं? क्योंकि ऐसा सुना गया है और ऐसा डाटा आ रहा है कि आईटी सेक्टर के लोगों की एज 55 ईयर्स ही रह गई है। तो थोड़ा बताइए इसके बारे में। So let me explain. नाइट शिफ्ट से एक्चुअली आपकी बॉडी में होता क्या है और ये किस तरह से आपके डेली रूटीन को या आपके मेंटल फिजिकल हेल्थ को इम्पैक्ट करती है। देयर इज समथिंग कॉल्ड सर्काडियन रिदम, मतलब जिसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक। ये समझ लीजिए एक तरह की इंटरनल क्लॉक होती है आपकी ब्रेन में, जो आपको की कंट्रोल करती है कि आपको कब फील होगा कि आपको नींद आ रही है, कब आप अवेक फील करेंगे, कब आपके हॉर्मोन्स रिलीज होंगे, कब आप कैसे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम काम करेगा। सो ये सारी चीजें ये इंटरनल क्लॉक डिसाइड करती है और ये एक्चुअली वर्क करती है ऑन डे टाइम लाइट और नाइट डार्कनेस, इन दोनों के बेसिस पे ये वर्क करती है। सो जब आप नाइट शिफ्ट में होते हैं आप एक्चुअली ऑल्टर कर रहे हैं एक नॉर्मल सिस्टम को। कुछ हॉर्मोन्स हैं बॉडी में जैसे ग्रेलिन, इनहिबिन, मेलाटोनिन, इंसुलिन, ये सारे इस रिदम को फॉलो करते हैं। सो एक तो होता है आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप पुअर हो जाती है बिकॉज आपका स्लीप पैटर्न जो है इज अगेंस्ट द नेचर। दूसरा होता है आपके हॉर्मोन्स कंफ्यूज हो जाते हैं। रात में नॉर्मल टेंडेंसी है वो रिलीज करेगा मेलाटोनिन, कॉर्टिसोल नीचे जाएगा बिकॉज आप सो नहीं रहे हैं, आप लाइट में कंटिन्यूसली, मेलाटोनिन इंक्रीज नहीं हो पा रहा है, कॉर्टिसोल रिड्यूस नहीं हो पा रहा है, फिर वो स्ट्रेस वाला साइकिल फिर से चल पड़ा। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करूं, मैक्सिमम पेशेंट्स जो हैं नाइट शिफ्ट के कम विथ गैस्ट्रिक इश्यूज, ब्लोटिंग होनी शुरू हो जाती है, एसिडिटी होती है, कुछ खाऊं डिस्कंफर्ट होना शुरू हो जाता है। दिस इज बिकॉज गट जो है आपका इट्स योर सेकेंड ब्रेन। इसके पास एक अपना नर्वस सिस्टम होता है, ये अपने टाइम पे एसिड सिक्रीट करेगा, अपने टाइम पे जूसेस को सिक्रीट करेगा। अब जब उसको नहीं सिक्रीट करना है तब आप खाना खा रहे हैं क्योंकि वो रात का टाइम है, आपने उस वक्त खाना खाया, उस वक्त जूसेस प्रोड्यूस ही नहीं हो रहे, यू बिकम अनकंफर्टेबल। जब वो सिक्रीट करेगा नॉर्मल रिदम के हिसाब से डे टाइम में, दैट इज अ टाइम फॉर यू टू स्लीप। उस वक्त यू आर नॉट ईटिंग, इट विल ट्रबल योर गट, वो आपके स्टमक की लाइनिंग को डाइजेस्ट करना शुरू करेगा, फिर से आप डिस्कंफर्ट में आ जाएंगे। सो दिस हैपेंस व्हेन टू योर डाइजेस्टिव सिस्टम अगर आप नाइट शिफ्ट में हैं। उसके बाद अगर बात करूं, सेम कॉर्टिसोल लेवल कंटिन्यूसली हाई है, शुगर हाई चले जाएगा, हार्ट कंडीशन स्टार्ट होनी शुरू हो जाएंगी, ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू होने लग जाएगा, मूड स्विंग्स होने लग जाएंगे क्योंकि नींद पूरी नहीं होगी, फटीगेबिलिटी, एंजाइटी, ये सारी बहुत कॉमन कंडीशंस चीजें हैं जो एक नाइट शिफ्ट में आने के बाद शुरू हो जाती हैं। यंग पीपल कैन स्टिल कोप अप विद इट, लेकिन आफ्टर अ सर्टेन एज इसके क्रॉनिक जो इम्पैक्ट्स हैं वो अपना फुटप्रिंट्स छोड़ के ही जाते हैं। तो फिर किया क्या जा सकता है? यस, सो अगर मैं ये बोलूं कि नाइट शिफ्ट नहीं करनी है तो इट्स नॉट अ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। सो यू हैव टू बी माइंडफुल। पहली चीज, नींद को फिर भी प्रायोरिटाइज करना है, मतलब दिन के 6 घंटे की नींद फिर भी लेनी है, चाहे आप उसको तोड़ के ले लेकिन वो पूरी करिए। रूटीन अपना फिक्स रखिए, जिस दिन आपका ऑफ है ये नहीं कि उस दिन मैं अपना रूटीन चेंज कर लूं, आपकी बॉडी को एडजस्टेड रहने दीजिए। सो मतलब अगर आप रूटीन में नाइट शिफ्ट नहीं भी है फिर भी यू स्लीप द वे यू स्लीप ड्यूरिंग द डे, वो आपकी बॉडी को एडजस्ट होने में हेल्प करेगा। जब आप घर में आके ड्यूटी के बाद सोते भी हैं तो यूज आई मास्क और डार्क कर्टन्स, ताकि जितना एक्सटेंट तक आप कंट्रोल कर सकते हैं उस डे टाइम और डार्कनेस का रिदम अपने बॉडी में उतना कर पाए। माइंडफुली खाएं अपनी नाइट शिफ्ट में भी, डोंट ईट जंक और फ्राइड इन द ड्यूरिंग द शिफ्ट। कोशिश करें पानी बहुत सारा पिए, फाइबर को इंक्रीज करें, सैलेड्स खाते रहें पूरी रात, कुछ नहीं समझ में आए आप खीरा टमाटर काटे और खा लें rather than just munching out anything। फिर इसके अलावा यस, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, रात मतलब जब आपकी शिफ्ट खत्म होने वाली है उससे 4 से 5 घंटे पहले
डोंट ईट और ड्रिंक एनीथिंग कैफिनेटेड और एनर्जी ड्रिंक्स, ताकि उसका इम्पैक्ट जब आपके सोने का टाइम हो वो वीन ऑफ हो सके। अगर आपने 3 घंटे पहले अपने शिफ्ट खत्म होने से कॉफी पी ली, यू विल नॉट बी एबल टू स्लीप आफ्टर द शिफ्ट गेट्स ओवर। एक्सरसाइज करना जरूरी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप माइंडफुली अपने टाइम को यूज करें। और यस, ब्रेक्स लेना ड्यूरिंग योर वर्किंग आवर्स टू स्टे अलर्ट। थोड़ा स्ट्रेच करें, पानी की बोतल खुद भरने चले जाया करें आप अपने ऑफिस में। टेक दोज माइंड, एंड जब आप ब्रेक ले रहे हैं तो प्लीज स्क्रीन ना देखें। डोंट वॉच योर फोन ड्यूरिंग दैट ब्रेक टाइम। दैट इज नॉट अ ब्रेक। इससे अच्छा या चाय पीने या सिगरेट पीने ना जाए ड्यूरिंग दोज ब्रेक्स। बेटर गो रिफिल योर बॉटल ऑफ वाटर, थोड़ा स्ट्रेच कर लें, कुछ नहीं तो 2 मिनट आंखें बंद करके ही अपना रिलैक्स करें, माइंड को, अपने ब्रेथ को फील करें। दैट इज हाउ यू कैन रिलैक्स योरसेल्फ। दैट्स ग्रेट। मगर एक चीज बताइए, अगर छुट्टी वाले दिन छुट्टी में फिर दिन में सो जाएंगे तो जो जितने भी मैरिड लोग हैं वो वाइफ को क्या जवाब देंगे? उनको तो मार पड़ेगी रोज हर छुट्टी वाले दिन उसका। नौकरी बदलने अपनी। तो भाई साहब, आपके पास या तो अपने आप को बचा लो बीमारी से या बीवी से, दोनों में से एक ही काम हो सकता है। सो ये तो चलो मजाक की बात होगी, मगर हाँ, इन चीजों का ध्यान रखना हमें बहुत ही जरूरी है। और ऑफ कोर्स आपकी वाइफ भी आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि उनको भी आपकी हेल्थ की उतनी ही चिंता है जितनी आपको खुद को होगी, शायद उनको ज्यादा होगी। तो डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए, अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम, कि वाटर और डिहाइड्रेशन या हाइड्रेशन। आजकल लोगों का पानी पीना, मेरे ख्याल में भूल जाते हैं पानी पीने के लिए, है ना? तो क्यों भूल जाते हैं उस बात पे बाद में आएंगे। तो इसके बारे में थोड़ा आप बताओ कि इसके क्या क्या इम्पैक्ट होते हैं हमारी बॉडी पे और कैसे इनसे बचा जा सकता है। सो द मेजर प्रॉब्लम क्यों आज वाटर इनटेक कम है इज बिकॉज हम एसी एनवायरनमेंट में बैठे होते हैं, हमको प्यास ही नहीं लगती है, हमको पता ही नहीं चलता है हमें पानी पीना चाहिए। आपकी बॉडी की डेली रिक्वायरमेंट जो है वाटर की इज अराउंड 3 to 4 लीटर्स। तो अगर आप वो पानी नहीं पीते हैं, उसमें से 1 लीटर तो सिर्फ आपकी किडनी को चाहिए टू प्रोड्यूस इनफ यूरिन। अगर आप उसको वो नहीं देते हैं, वो आपकी सेल से उस पानी को एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर देती है। सो एज अ रिजल्ट आपको क्या होगा, यू विल नॉट रियलाइज। थर्स्ट इज अ लेटर कंपोनेंट, प्यास लगना थोड़ा बाद में इज अ साइन। आपको पहले क्या होगा, मुंह सूखना शुरू हो जाएगा, सलाइवा स्टिकी होने लग जाएगा, और या आप अचानक से पोजीशन चेंज करके उठ के बैठेंगे, आपको चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। या बहुत बार होता है बहुतों को पिंडलियों में दर्द शुरू होना, टायर्डनेस होना, यूरिन का कलर कॉन्सेंट्रेटेड मतलब डार्क हो जाना। सो ऑल दीज आर द साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन, मतलब आपकी बॉडी वाटर मांग रही है, इट्स डिमांडिंग फॉर वाटर। तो एक तो है मेटाबॉलिक नीड के लिए पानी पीना, सो दैट इज कम से कम 3 लीटर पानी। सो एट टाइम्स मैं यही बोलती हूँ अपने पेशेंट्स को भी, ग्लास से पानी ना पिए, पता नहीं चलता कितना पानी पिया। जिस दिन मेरी भी छुट्टी है, मैं क्लिनिक नहीं गई हूँ, मैं घर पे हूँ, मैं ग्लास से पानी पीती हूँ, आई एम नॉट एबल टू ड्रिंक इनफ, मुझे पता ही नहीं चलता मैंने शाम तक कितना पानी पिया है। आई ऑलवेज से 1 लीटर की बोतल अपने पास रखूं, 3 बार उसको रिफिल करना है कम से कम, टू एंश्योर कि आपने एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर लिया है। 3 से 4 लीटर अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो आपको पीना है। इसके साथ एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट और है जो आई वुड वांट टू पुट अक्रॉस, पानी पूरे दिन पीना है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो कहते हैं मैं काम पे होता हूँ, मुझे मुश्किल लगती है पानी पीना, कि वॉशरूम जाना पड़ता है, सुबह पी लेता हूँ, शाम में पी लेते हैं। सुबह और शाम पीने से आपकी मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, लेकिन होता यह है कि केसेस ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो है, यूटीआई जिसको कहते हैं, बहुत सिग्निफिकेंटली हाई है इवन इन मेन दीज डेज। रीजन क्या है कि आपको यूरिन पास करने का सेंसेशन ही तब होता है जब कम से कम 250 से 300 ml यूरिन आपके ब्लैडर में होगा। अगर 150 ml यूरिन है, आपने पानी पिया ही नहीं है, वो यूरिन वहां पे स्टैग्नेंट है, वो इन्फेक्शन को इनवाइट कर लेता है। अगर आपने पानी ऊपर से पिया, वो पूरा फ्लश आउट हो जाएगा, एज अ रिजल्ट इन्फेक्शन से आप बच जाते हैं। सो वाटर इनटेक एक तो इंपॉर्टेंट है, आपको दिन में 3 से 4 लीटर पीना है।
और ये वाटर इनटेक जो है वो पूरे दिन में होना चाहिए, नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली मॉर्निंग एंड इवनिंग मिला के मैं पी लेता हूँ, दिन में मैं कम पीता हूँ. दैट इटसेल्फ इज नॉट गुड इनफ फॉर योर हाइजीन. हाइजीन के लिए पानी पूरे दिन पीना है. तो डॉक्टर साहब एक बात करते हैं फिजिकल एक्टिविटी की. तो जो लोग मतलब मेल्स या फीमेल्स जो घर में काम करते हैं, झाड़ू कर लिया, पोछा कर लिया और बर्तन धो लिए, है ना, कुछ भी घर के काम कर लिए, तो क्या वो फिजिकल एक्टिविटी में काउंट होता है? दैट इज अ पार्ट ऑफ बीइंग फिजिकली एक्टिव. मतलब आप डेली मर्रा के रोजमर्रा के काम आप अपने कर पा रहे हैं. दैट इज पार्ट ऑफ बीइंग फिजिकली एक्टिव. फिजिकल एक्टिविटी जिसको हम कहते हैं, दैट इज रिक्वायर्ड फॉर योर मेटाबॉलिक नीड्स. मतलब आपको बॉडी को सही तरह से फंक्शन करने के लिए जो चीज की जरूरत है, उसको उस एक्टिविटी को हम कहते हैं फिजिकल एक्टिविटी. जो आप कह रहे हैं कि घर के काम कर लिए, सीढ़ियाँ ऊपर नीचे चढ़ लेती हूँ मैं, 4 बार जाना पड़ जाता है, घर के सारे काम मैं खुद ही करती हूँ, ऑफिस में मैं दिन भर चलता ही रहता हूँ. सो ऑल दैट इज अ पार्ट ऑफ बीइंग फिजिकली एक्टिव. मतलब आप अपने डेली के काम खुद कर पा रहे हैं. फिजिकल एक्टिविटी की बात करूं जो आपकी मेटाबॉलिक नीड की जरूरत है, दैट इज 150 मिनट्स इन अ वीक. रिकमेंडेशन ये है, कोई भी मॉडरेट एरोबिक एक्सरसाइज. तो मैं ये कहती हूँ कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिससे आपको पसीना आ जाए या आपकी सांस फूल जाए, आधे घंटे के लिए आपको वो एक्टिविटी करनी है. वो आधा घंटा वहां से स्टार्ट होता है जहां से आपकी सांस फूलनी शुरू हुई. ये नहीं कि मैं सैर करने गया, आधे घंटे में वापस आ गया. नहीं, गप्पे लगाते लगाते सैर कर ली. मोस्ट ऑफ द टाइम लॉट ऑफ वुमेन डू दिस. नहीं, दैट इज नॉट द फिजिकल एक्टिविटी जो आपकी बॉडी को चाहिए. आपको बगैर बात किए तेज तेज चल के आना है, जहाँ पे आपकी सांस फूल जाए. या आप दौड़ आए, आप साइकिलिंग कर लें, आप स्विमिंग कर लें, आप डांस कर लें. कोई भी एक्टिविटी जिससे आपकी सांस फूल जाए, उस एक्टिविटी को आधे घंटे के लिए आपको हफ्ते में 4 दिन भी करें इज गुड इनफ. ओके. और जब घर में काम करते करते थक ही जाएंगे तो फिर एक्सरसाइज कैसे करेंगे? ये बहुत कॉमन क्वेरी होती है कि मैं थक जाती हूँ, शाम तक मेरी हिम्मत ही नहीं होती. तो उसका सोल्यूशन ये है, जो काम आपके बगैर हो सकता है उस काम को डाइवर्ट कर दें. आप अगर झाड़ू पोछा करने के लिए आप किसी को रख सकते हैं, कोई आपके लिए कर सकता है. आपके लिए जो एक्सरसाइज करनी है वो कोई और नहीं कर सकता है. खाना कोई आपके बदले और बना सकता है. आप उस टाइम को अपने ऊपर अपनी एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल करें. सो दैट इज हाउ यू हैव टू चैनलाइज. प्रायोरिटाइज करना जरूरी है अपनी हेल्थ को. स्पेशली इन वुमेन ये बहुत कॉमन हो जाता है. और ये कॉमन इसलिए भी बहुत हो जाता है क्योंकि जो जनरली 40s में जब वुमेन आती है तो ये बड़ा उनका एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी, बिकॉज ऑफ द हार्मोनल डिप या जो भी होता है, वो बड़ा इम्पैक्ट करता है उनको. एक तो उनको जो वर्थलेसनेस की फीलिंग होती है उस वक्त वुमेन की, बिकॉज उनको ये लगता है एक तो उनके हार्मोन्स डिप कर रहे होते हैं, उनके घर में जो बच्चे होते हैं वो टीन में एंटर कर रहे हैं, उनके हार्मोन सर्ज कर रहे होते हैं. सो वो हार्मोन का जो प्ले चल रहा होता है घर में, दैट इज समथिंग जो बहुत सिग्निफिकेंट होता है उस वक्त. और ये डिफिकल्ट इसलिए कि उस वक्त वुमेन को कोई समझता भी नहीं है. मतलब वुमेन माइट बी लिटिल क्रैंकी उस वक्त. उसको जिस चीजों से नॉर्मली गुस्सा नहीं आता था उसमें उसको गुस्सा आ जाता है, बात बात पे उसको रोना आ जाता है. सो दिस इज समथिंग जो बहुत मुश्किल से फैमिली फेल्स टू अंडरस्टैंड ऑल दिस. मैं एट टाइम्स बहुत बार ये बोलती भी हूँ अपने पेशेंट्स को कि जितना जरूरी या जितना ध्यान आपको अपने बच्चे का रखने की जरूरत है जब वो टीन एज में जा रहा होता है, उतना ही ज्यादा ध्यान वुमेन की रखने की जरूरत है व्हेन शी इज एंटरिंग इनटू अ मेनोपॉज और पेरीमेनोपॉजल फेज. वहां हार्मोन सर्ज है, यहाँ हार्मोन डिप है. इट इज द सेम थिंग दैट इज हैपनिंग, बट अनफॉर्चुनेटली उस फेज में वुमेन को कोई समझ नहीं पाता है. उसकी इतनी लाइबिलिटीज होती हैं, बच्चा, फैमिली, अपना वर्क कमिटमेंट, पेरेंट्स, इन लॉज, उस सब चीज में वुमेन जो है उसके अराउंड घिरी होती है एंड नोबडी अंडरस्टैंड्स द वुमेन एट दैट टाइम. सो उस वक्त वुमेन को अपने आप को प्रायोरिटाइज करना बहुत जरूरी है. उस वक्त ये जो फिजिकल एक्टिविटी की जो मैं बात कर रही हूँ, दैट हेल्प्स टू सिक्रीट अगेन डोपामिन एंड सेरोटोनिन, जो हम एंटी एंजाइटी या उनको डिप्रेशन से ओवरकम करने में देने में हमको हेल्प करते हैं. सो इट कैन बी डन इन अ नेचुरल वे बाय दिस.
तो मतलब इससे इनको बहुत हेल्प ये मिलेगी कि वो स्ट्रेस लेवल उनका कम हो जाएगा और सब चीज़ों को अच्छे से हैंडल कर पाएंगी डेफिनेटली। दैट्स ग्रेट। तो डॉक्टर साहब, जैसे आप ये बता रहे हैं कि एक उस लेवल तक हमें एक्सरसाइज करनी है या उस लेवल तक काम करना है कि सांस फूल जाए और उससे आगे बढ़ना है, हमें पसीना आना अच्छा से सब चीज़ें होनी चाहिए, तो एक ना डर का भी वो हो जाता है कि अगर आपकी सांस फूलने लग जाए ना, तो आजकल लोगों में एक डर भी आ जाता है ना, कि कहीं कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए मुझे। तो ये कितना ठीक है या इसके आगे क्या? सो एक्सरसाइजेस जो मैं जैसे कह रही हूँ कि आपकी सांस फूल, इट विल नॉट हैपन इन अ डे। उस लेवल तक पहुंचने में भी आपको टाइम लगेगा। मतलब आप इफ यू स्टार्ट, आपका कंप्लायंस नहीं हो 10 मिनट ही आप कर पाएंगे वो एक्टिविटी। वो धीरे धीरे करके ही आपकी बॉडी का स्टैमिना भी इंक्रीज होगा कि आप हाफ एन आवर तक उस एक्टिविटी को कर पाएंगे। अगर उससे पहले यू फील लाइक गिविंग अप, सी योर डॉक्टर वंस, इवैल्यूएट करा लें एक बार कि कोई और रीजन तो नहीं है कि जिसके कारण मुझे इतना ब्रेथलेसनेस हो रहा है। इट्स अनलाइक और अनयूजुअल कि और लोगों को नहीं होता है। सो इट कैन बी इवैल्यूएटेड देन। टारगेट इज व्हाट 30 मिनट्स इज रिक्वायर्ड। आप पहले दिन में उसको अटेन भी नहीं कर पाएंगे। इफ यू आर यूज्ड टू अ सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, तो धीरे धीरे करके ही आप उस टाइम को भी बढ़ा पाएंगे। इनिशियली यू विल डू इट फॉर 5 मिनट्स, फिर 10 मिनट्स, ऐसे ही करके वो धीरे धीरे बढ़ेगा फॉर हाफ एन आवर। इन केस उससे पहले कभी आपको लगे कि मेरा ब्रेकडाउन होता है, आई एम नॉट एबल टू डू इट बियॉन्ड दिस, you should see your doctor once. There is nothing to worry. अगर आप यहाँ तक कर पा रहे हैं कि आप 10 मिनट और 15 मिनट कर पा रहे हैं, तो there would be something wrong अगर नहीं हो पा रहा है, which can be checked. नहीं तो you will yourself be able to do it. उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। सो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। आज आपने बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत इजी तरीके से समझाया हमें कि किन किन चीज़ों का कैसे कैसे ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मैं भी और हमारी ऑडियंस भी, हम लोग ऐसी गलतियां करते ही हैं कि बड़ी सारी चीज़ों को इग्नोर कर लेते हैं। बट आज से शायद हम लोग इस चीज़ को ध्यान देंगे। मैं तो दूंगा, आप ध्यान देंगे या नहीं वो आपको सोचना है, और सोचना ही चाहिए क्योंकि आपके साथ आपकी फैमिली भी है। तो आज का सफ़र यहीं पे ख़त्म। फिर नेक्स्ट पॉडकास्ट यहाँ पर बात होगी वही जो आपकी सेहत के लिए होगी सही। स्पेशल थैंक्स टू अवर स्पॉन्सर ऑर्बिट डायग्नोस्टिक्स। 2004 से आज तक ये दिल्ली एनसीआर में डायग्नोस्टिक्स के स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं। 14 ब्रांचेस, वर्ल्ड क्लास इक्विपमेंट, एक्सपर्ट केयर और NABL एंड NABH सर्टिफाइड लैब्स। ऑर्बिट डायग्नोस्टिक्स बनाता है हर डायग्नोस्टिक को क्लियर एंड रिलायबल। ऑर्बिट डायग्नोस्टिक्स, योर पार्टनर इन योर बेटर हेल्थ।